हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। नंबर 1, सबसे लंबा लिखित संविधान। यहाँ पर हमारे पढ़ाने का सिर्फ मतलब यह नहीं है कि आप इसको पढ़ेंगे और छोड़ देंगे, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ये चीज़ें यहीं पर याद हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। उसके बाद आप इनका एक बार जब भी रिवीजन करेंगे और फिर आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार के सवाल को हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। सबसे लंबा लिखित संविधान। जो हमारा संविधान बना था उस समय इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। ये बात हम आपको बता रहे हैं 1949 की। नंबर 2, विभिन्न स्रोतों से विहित। हमारे संविधान को कहा जाता है कि विभिन्न स्रोतों से विहित है। जैसा कि आपने हमारे पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ देखी थी, जिसमें हमने बताया था कि संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान दुनिया के विभिन्न संविधानों का एक निचोड़ है। जैसे हमने राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से यह विहित है। उसके बाद आते हैं हम अपनी तीसरी विशेषता पर, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। भारतीय संविधान में नम्यता मतलब लचीलापन, अनम्यता मतलब कठोरता। लचीलापन और कठोरता दोनों का समन्वय है। इस चीज़ को अगर हम समझेंगे तो हमें अपने अनुच्छेद 368 पर ध्यान देना होगा, जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर चर्चा करता है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। अनुच्छेद 368 के तहत पहली वह है जिसमें कि सामान्य बहुमत से संशोधन होता है, दूसरी प्रक्रिया जिसमें कि विशेष बहुमत से होता है, और तीसरी प्रक्रिया जिसमें कि विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के आधे बहुमत की आवश्यकता होती है। नंबर 4, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हमारी चौथी विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। कहने का मतलब है भारतीय संविधान ने संघीय व्यवस्था तो अपनाई है, लेकिन जो शक्तियों का केंद्रीकरण है वो केंद्र की ओर ज़्यादा है। जैसे कि एक सशक्त केंद्र। नंबर 2, एक संविधान, अर्थात अगर हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, मतलब राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ है, किंतु फिर भी पूरे देश में संविधान एक ही है। भारत में राज्यों के लिए कोई भी अलग से संविधान नहीं है। ऐसे ही एकल नागरिकता, भारत में राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है जो कि भारतीय नागरिकता है। आगे संविधान का लचीलापन। संविधान का लचीलापन, जैसे बहुत से ऐसे हमारे संविधान में संशोधन है जो बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे नागरिकता के संबंध में, देश की सीमाओं के संबंध में। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपाल राज्यों का प्रमुख होता है, जबकि उसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। यह एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था का वर्णन करता है। अगला है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS, IPS, IFS। इनकी नियुक्ति तो केंद्र करता है, लेकिन ये सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों में करते हैं। आगे आते हैं 5वां पॉइंट, सरकार का संसदीय स्वरूप। इसमें बताया है सरकार का संसदीय स्वरूप। जो भारत की संसदीय व्यवस्था है उसमें सरकार किस प्रकार से काम करती है, मंत्रिमंडल सरकार के रूप में, उत्तरदायी सरकार के रूप में। इसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन से ली गई है और ब्रिटेन में इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री सरकार। इसको प्रधानमंत्री सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि सरकार का जो मुख्य नेतृत्वकर्ता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वहीं इसके विपरीत सरकार की अध्यक्षीय रूप या राष्ट्रपति शासन प्रणाली जैसा कि अमेरिका में है। आगे हम आते हैं अपनी 6ठी विशेषता पर, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। एक तरफ यहाँ पे संसदीय संप्रभुता की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ न्यायिक सर्वोच्चता की बात की गई है।
मुझे पता है आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा। संसदीय संप्रभुता जो कि ब्रिटेन में है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता जो कि अमेरिका में है। भारत में ना तो न्यायिक सर्वोच्चता है और ना ही संसदीय संप्रभुता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों का समन्वय है। जैसे कि विधि की नियत प्रक्रिया जिसको कि अमेरिका फॉलो करता है, वहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता है। न्याय संसद द्वारा बनाई हुई किसी भी कानून को चेंज कर सकता है, जबकि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उस प्रक्रिया को चेक कर सकता है, उस संशोधन को चेक कर सकता है। अगर वो गलत है तो उसको नल एंड वाइड करार दे सकता है। इसीलिए कहा गया है कि भारत में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। आगे हम आते हैं अपनी 7वीं विशेषता पर, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब एक के बाद दूसरा, मतलब हायरार्किकल ऑर्डर में है। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ पर न्यायपालिका में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जैसे कहते हैं ना, राज्य विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, जो सरकार के 3 अंग हैं वो आपस में अलग अलग हैं, शक्तियों का विभाजन जिसे हम कहते हैं। अगले आते हैं हम अपनी 8वीं विशेषता पर, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार एक तरीका की, इनको हम बोलते हैं नकारात्मक अधिकार, क्योंकि ये राज्य को रोकते हैं। किसके लिए? लोगों के साथ कुछ भी गलत करने के लिए। तो दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार हैं, अर्थात ये नागरिकों को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आते हैं अपनी 9वीं विशेषता, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको कि हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आर्थिक लोकतंत्र, जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र, इसको तो हमने अपने मौलिक अधिकारों में लिया हुआ है, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र की बात नहीं हुई है। तो आर्थिक लोकतंत्र के लिए हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कार्य करते हैं, और राज्यों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे अपनी कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करें। उसके बाद आते हैं अपनी 10वीं विशेषता पर, मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये प्रत्येक नागरिक का जो भारत में है उसके कुछ कर्तव्यों को निहित करते हैं। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हैं। उसके बाद आते हैं हम अपनी 11वीं विशेषता पर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब राज्य और धर्म, उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है, ये धर्मनिरपेक्षता वर्णित करती है। जैसे अनुच्छेद 14 ये कहता है विधि का शासन, अर्थात विधि के सामने सभी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो। दूसरा है अनुच्छेद 15, ये हमें बताता है जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं उसके संबंध में। उसके बाद अनुच्छेद 16 जो कि हमें बताता है सर्विसेज के संबंध में। उसके बाद अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, और अनुच्छेद 29 एवं 30 जो कि अल्पसंख्यकों के अधिकार के संबंध में है। एवं प्रस्तावना में भी शब्द धर्मनिरपेक्ष के ऊपर चर्चा की गई है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अलग ही विशेषता है। आगे आते हैं हम अपने अगली विशेषता पर, जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत जिसकी विशाल जनसंख्या है, आज तो हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं। हमारे यहाँ पर 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में सभी को वयस्क मताधिकार के लिए 18 वर्ष की उम्र लागू की गई, जबकि इससे पहले ये उम्र 21 वर्ष थी, तो उसको 21 से घटा करके 18 वर्ष किया। ये ऐसा क्यों किया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाने से क्या फ़ायदा हुआ? नंबर 1, इसने भारत को एक लोकतंत्र का बड़ा आधार प्रदान किया, क्योंकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मताधिकार में आ सकते हैं। दूसरा, आम जनता के लिए एक स्वाभिमान है। हर व्यक्ति को इस बात पर गर्व होगा
कि हाँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं सरकार के लिए वोट करता हूँ। जैसे हमने अपनी प्रस्तावना में पढ़ा था, हम भारत के लोग, मतलब जो भी यहाँ पर सरकार चुनी जाती है उसमें जो वोट करता है उसका अपना एक अलग ही महत्व है। आगे आते हैं हम अगली विशेषता पर, जो है एकल नागरिकता। जैसा हमने ऊपर भी चर्चा की थी कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि राज्यों के लिए कोई अलग से नागरिकता हो, सिर्फ एक नागरिकता है जो कि भारतीय नागरिकता है। उसके बाद आते हैं अपनी अगली विशेषता पर, जो है स्वतंत्र निकाय। ये हमारे देश की एक अलग ही खूबसूरती को प्रदर्शित करता है। स्वतंत्र निकाय में क्या है, जैसे निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा इत्यादि के चुनाव कराने के लिए हमारे यहाँ पर निर्वाचन आयोग है, जो कि अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। उसके बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अकाउंट्स को चेक करता है। उसके बाद यूपीएससी, जिसको कि आप सभी लोग बहुत ही भली बात जानते ही होंगे, जो कि सेवाओं के चयन के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। हम आते हैं अपनी अगली विशेषता, आपातकालीन प्रावधान। हमारे देश में कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं। हम सबसे पहले आपको इनका उद्देश्य बताते हैं कि इनको क्यों लिया गया। इसको इसलिए लिया गया ताकि हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखा जा सके, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान की जा सके। ऐसा क्यों और कब ऐसा हो सकता है कि जब देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे में कुछ खतरे उत्पन्न हों, जैसे कि सशस्त्र विद्रोह, बाह्य विद्रोह इत्यादि। तो इनके समाधान के लिए हमारे पास अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365 और अनुच्छेद 360 उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन करता है। वहीं अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल की बात करता है। सेम अनुच्छेद 365 और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। हम आते हैं अपनी अगली विशेषता, जो कि है त्रिस्तरीय सरकार। भारत में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय सरकार, जिसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज की स्थापना की गई थी। यहाँ पर हमने भाग 9 को संविधान में जोड़ा था, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा था। यहाँ पर हम लोकल गवर्नमेंट के तहत स्थानीय शासन की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि जिस प्रकार से केंद्र में संसदीय व्यवस्था है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, राज्य में विधानमंडल जिसमें मुख्यमंत्री को चुनाव होता है, वैसे ही स्थानीय लेवल पर चुनाव का आयोजन किया जाता है और ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाता है, जो अपने आप में एक प्रत्यक्ष शासन को वर्णित करता है। अब हम चलते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर संभावित प्रश्न देखते हैं, आगे क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। आप लोग बताइए क्या है। वैसे तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्म तो सर्वोच्च नहीं हो सकता। अब बात आई सर्वोच्च न्यायालय और संसद की, तो हमने पहले बताया था सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है। सर्वोच्च वो है अमेरिका में, भारत में नहीं है। संसद कहाँ पे है सर्वोच्च, वो है ब्रिटेन में, भारत में नहीं है। बचा गया संविधान, जो कि भारत में सर्वोच्च है। उत्तर देखते हैं बी संविधान। प्रश्न संख्या 2, भारत का संविधान है, बहुत ही अच्छा सवाल है, कठोर, लचीला, बहुत मजबूत, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। हमें भरोसा है आप लोगों ने अपना सही उत्तर लगा लिया होगा और हम बात करते हैं। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला, दोनों ही लक्षणों से समाहित है। अपने अगले प्रश्न पर
भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ये बिल्कुल ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जी ऑस्टन, ऑप्शन बी केसी वियरे, ऑप्शन सी सर्वोर जेनिंग्स, ऑप्शन डी डी बसु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जी ऑस्टिन। आंसर। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार की सबसे आवश्यक विशेषता है। इसमें हमसे पूछ रहा है संघीय सरकार की सबसे आवश्यक विशेषता है। संघीय सरकार की आवश्यक विशेषता पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन दिए हैं, संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी संसद की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी एकल नागरिकता। आप लोगों को पता है एकल नागरिकता तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की सर्वोच्चता यह भी नहीं हो सकती है। संसद की सर्वोच्चता, संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। संघीय सरकार में होता क्या है? संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन ही होता है। तो होता है आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही ए। सही उत्तर ए। राष्ट्रपति सरकार डैश 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 के सिद्धांत पर कार्य करती है। हमसे पूछा गया राष्ट्रपति सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसके लिए हमें नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। हम देखते हैं विकल्प क्या हैं। विकल्प ए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, विकल्प बी शक्तियों का केंद्रीकरण, विकल्प सी शक्तियों के संतुलन, और विकल्प डी विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन पर। देखते हैं। देखो, शक्तियों के केंद्रीकरण का कोई मतलब नहीं बनता, शक्तियों के संतुलन का कोई मतलब नहीं बनता। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन दोनों में होता है। आपने ये चीज़ पढ़ी है, चाहे वो संसदीय व्यवस्था हो चाहे अध्यक्षीय व्यवस्था हो, ये भी नहीं है। अब क्या बचा हमारा? ऑप्शन डी विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन, यही सही है। क्यों? क्योंकि देखो, जो हमारी संसदीय व्यवस्था होती है उसमें विधायिका एवं कार्यपालिका कई एक सांसद होते हैं, जो विधायिका मतलब संसद में भी रहते हैं और कैबिनेट में भी रहते हैं, मतलब वो मंत्री भी होते हैं। तो मंत्री और सदस्य वो दोनों का काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, समन्वय हो जाता है। जबकि राष्ट्रपति शासन में क्या है, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पूर्ण विभाजन होता है। अतः आंसर डी ही होगा। देखते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर डी है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति सरकार की मूलभूत विशेषता है? राष्ट्रपति सरकार की हमसे मूलभूत विशेषता पूछी गई है। देखते हैं। नंबर 1 कठोर संविधान, नंबर 2 एकल कार्यकारी विधानमंडल की सर्वोच्चता, नंबर सी राज्यों की अवशिष्ट शक्तियाँ, और नंबर डी संसद की सर्वोच्चता। सही उत्तर बी एकल कार्यकारी विधानमंडल की सर्वोच्चता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसी प्रकार के सवाल अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नंबर ए बहुमत वाले दल की सत्ता, ऑप्शन बी विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का सरकार प्रमुख के रूप में नेतृत्व। बताइए भाई, निम्न में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? क्या हमारे यहाँ पर बहुमत वाले दल की सत्ता होती है? जी, तो ये तो विशेषता हो गई। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, तो यह भी विशेषता हो गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व जी करते हैं, भारत में तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही नेतृत्व करते हैं, तो ये भी विशेषता हो गई।
अब बचा गया राष्ट्रपति का सरकार प्रमुख के रूप में नेतृत्व। बिल्कुल नहीं जी, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति सरकार प्रमुख नहीं होता बल्कि राष्ट्र प्रमुख होता है। इस प्रकार यह एक विशेषता नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।